Hello students, this is Dr. Vinod Kallamwar and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to discuss one important experiment. The name of that experiment is Davison's and Germer's experiment. This experiment demonstrates the diffraction of electrons. Diffraction of electrons. Diffraction तो वेव की प्रॉपर्टी है क्योंकि वेव का डिफ्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। लेकिन यहाँ पे आपने जो भी सुना है वो सही सुना है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन। ओके, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दैट हाइपोथेसिस, एवरी पार्टिकल, जब भी कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, दैट पार्टिकल during its motion it is associated with one wave, that wave having the wavelength lambda which is equals to h upon p. What is the p? Is the momentum of that particle, linear momentum of that particle. H is nothing but the Planck's constant and lambda is nothing but the wavelength of that wave which is associated with that particle. ओके, सो ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। अब जब डी ब्रोगली ने ये थ्योरी पुटअप किया था उसी ड्यूरेशन में ये दो लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। ओके, और उस एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट्स मिल रहे थे वो रिजल्ट्स डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये दिखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे एक क्रिस्टल लिया गया। दिस क्रिस्टल इज नथिंग बट द निकेल क्रिस्टल। ओके, ये एक निकेल का क्रिस्टल है। ओके, ये जो भी अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, दिस वन इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन गन। ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है? इट प्रोड्यूस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इट प्रोड्यूस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स के बीम निकलेंगे। अब सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का गन कैसे काम करता है। ओके, सो इन दिस इलेक्ट्रॉन गन देयर इज वन फिलामेंट। ये जो भी फिलामेंट है, इस फिलामेंट को एक सेपरेट पावर सप्लाई दिया गया। जैसे ही हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इस फिलामेंट को, तो इस फिलामेंट में से करंट फ्लो होगा। ओके, जैसे करंट इस फिलामेंट में से फ्लो होगा, वो फिलामेंट जनरली इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, वो हीट होगा। और जैसे वो हीट होगा, सो उसको जो भी एक मटेरियल से कोट किया है, उस कोटिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, सो वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट होना स्टार्ट होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे हम एक फिलामेंट यूज कर रहे हैं। ओके, टंगस्टन फिलामेंट है। अब इस फिलामेंट के ऊपर एक कोटिंग किया गया। इट मे बी द बेरियम, इट मे बी द अदर वन। ओके, सो ऐसे एक मेटल का कोटिंग किया गया जिसका वर्क फंक्शन कम है, यानी जिस के सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन्स को इजीली निकाल सकते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे पावर सप्लाई अप्लाई किया, ओके, तो जैसे पावर सप्लाई अप्लाई किया आपने, तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है टंगस्टन फिलामेंट में से। ये करंट जैसे फ्लो होगा तो इसका हीटिंग स्टार्ट हो रहा है। दिस इज नथिंग बट द टंगस्टन फिलामेंट। अब जैसे इसका हीटिंग स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर जो भी कोटिंग मटेरियल है, उस मटेरियल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंटली एनर्जी मिल रहा है। ओके, वो एनर्जी किसकी वजह से मिल रहा है? वो एनर्जी हीटिंग की वजह से मिल रहा है। सो दैट टाइप ऑफ एनर्जी वट एवर द एक्वायर्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज एन थर्मल एनर्जी। ओके, अगर वो थर्मल एनर्जी वर्क फंक्शन इतना या वर्क फंक्शन के ज्यादा है, ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट होना स्टार्ट होता है और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम थर्मोनिक इमिशन बोलेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? थर्मोनिक इमिटेड इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोसेस को हम थर्मोनिक इमिशन बोलेंगे। सो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल रहे ड्यू टू द हीटिंग, ओके, वो इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में आ रहे हैं। ओके, अब हर एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है?
नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब ऐसे कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिलामेंट, ये जो भी दूसरा अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेटिंग एनोड, स्पेशली ये सिलेंडर। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सेलरेटिंग एनोड को हम कनेक्ट कर रहे विथ वन अनदर पावर सप्लाई, समवट हायर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहां पे एक अलग बैटरी से with respect to this filament we are connecting the positive terminal to this accelerating anode. This is called as an accelerating anode. Okay, अब थोड़ा सोचिए कि जैसे ही इसके रिस्पेक्ट में मैं इसको पॉजिटिव कनेक्ट कर रहा हूं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इस एनोड का हो गया। ओके, तो ये एनोड इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा। ये जो भी एनोड है इसको हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। ओके, और नेगेटिव टर्मिनल किसको कनेक्ट कर दिया, उस फिलामेंट को, और विथ रिस्पेक्ट टू दैट फिलामेंट इसका पोटेंशियल कैसा हो गया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल होने के कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा। यानी जब हमने इस पावर सप्लाई के थ्रू जब फिलामेंट को हीट किया था तो फिलामेंट का काम क्या है, हीट होना, और हीटिंग की वजह से उसके ऊपर जो भी कोटिंग थे उन कोटिंग पे जो भी मटेरियल है कोट किया हुआ, तो उस कोटिंग में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं बाय एक्वायरिंग सफिशिएंट एनर्जी। ऐसे जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे उन इलेक्ट्रॉन को अब ये एनोड क्या कर रहा है, उनको एक्सेलरेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल चुके हैं तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 कंसीडर करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहाँ से निकले हैं। ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहाँ से निकल चुके हैं ड्यू टू द थर्मोनिक इमिशन, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फिलहाल की कंडीशन में कोई एनर्जी नहीं है, सिर्फ वो मेटल सरफेस जो भी कोटिंग था उसमें से बाहर निकल चुके इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ये एनोड क्या कर रहा है, वो एनोड उनकी तरफ एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड। ओके, और इस अट्रैक्शन की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन वहां पे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है और उस फोर्स के कारण हर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, ओके, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द एक्सिस मूव हो रहे हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ दैट सिलेंडर मूव हो रहे हैं, वहां पे तो हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ओके, ड्यू टू द थर्मोनिक इमिशन, लेकिन सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ दैट सिलेंडर। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाएंगे, वहां पे एक्सेलरेट होंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वहां पे एक्सेलरेट होंगे। थोड़ा सोचिए कि सिलेंडर है, अलोंग द एक्सिस अगर आप देखते हो तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट होगा, तो ड्यू टू द सरफेस, ओके, जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है उसका रिजल्टेंट इफेक्ट 0 होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स एक्ट होगा। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके साथ कंबाइन हो जाए, लेकिन एक्सिस पे जो भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन इसमें से पास होगा सिंपली, और ड्यूरिंग इट्स मोशन उसके ऊपर कंटिन्यूसली एक फोर्स एक्ट हो रहा था। वो फोर्स कैसा था, वो एक्सेलरेटिंग फोर्स था, उसको एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होते जाएगा। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अलोंग द एक्सिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां पे कंबाइन हो जाएंगे एनोड के साथ। ओके, एनोड को अटैच हो जाएंगे, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो अलोंग द एक्सिस मूव हो रहे थे, ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। नेट फोर्स इन व्हाट सेंस, नेट फोर्स अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इस सिलेंडर के ऊपर जो भी पॉजिटिव पोटेंशियल है तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल हर तरफ उसको खींचेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन न तो इस साइड आ सकता है न तो इस साइड जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन सीधा मूव होगा। ओके, लेकिन ये सिलेंडर ऐसे डिजाइन किया गया सो दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेट अलोंग द एक्सिस ओनली। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां से मूव हो रहे, ओके, अगर हम देखते हैं तो वो एक ही लाइन में यहां से मूव होंगे। सो दिस इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, दिस जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकल रहे हैं, ओके, सो दिस इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ वन बीम,
जो भी बीम वहां पे फॉर्म हो रहा है, दैट बीम इज नथिंग बट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट इज कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो सिर्फ 1 by 1 यहां से आ रहे हैं. अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हम नॉर्मली इंसिडेंट करवा रहे एक क्रिस्टल के ऊपर. वो क्रिस्टल किससे बना हुआ है? निकेल से. ओके, सो दिस इज अ निकेल क्रिस्टल. उस क्रिस्टल के ऊपर नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन बीम यहां पे इंसिडेंट करवा रहे हैं. और इंसिडेंट करवाने के बाद ड्यू टू दिस क्रिस्टल उन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? उन इलेक्ट्रॉन्स का यहां पे स्कैटरिंग हो रहा है. ओके, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में स्कैटर हो रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्कैटर हो रहे हैं. तो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्कैटर्ड हो रहे हैं. यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट. जैसे इलेक्ट्रॉन का बीम इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली मीन्स एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? 90 विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ दैट निकेल क्रिस्टल. ओके, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहे नॉर्मली, तो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होने के बाद 1 by 1 कुछ इलेक्ट्रॉन इधर स्कैटर हो रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर स्कैटर हो रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर स्कैटर हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है. ओके, इलेक्ट्रॉन गन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गन कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट कर रहा है कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक. तो 1 by 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन एक इंसिडेंट हुआ स्कैटर्ड होगा, जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ स्कैटर्ड होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ स्कैटर्ड होगा. तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स का स्कैटरिंग हो रहा है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग होते वक्त ये डिफाइन नहीं किया कि एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रॉन कहां पे स्कैटर्ड होगा, लेकिन इतना तो पक्का है कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड स्कैटर्ड हो रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड स्कैटर्ड हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में वो स्कैटर्ड हो रहे हैं. हम सिर्फ इस रीजन की बात कर रहे हैं. उसी तरह स्कैटरिंग इधर भी होगा, नो डाउट, लेकिन हम सिर्फ वन साइड बात कर रहे हैं. ओके, अब यहां पे अगर मुझे देखना है कि एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में कितना स्कैटरिंग हुआ है, इस डायरेक्शन में कितना स्कैटरिंग हुआ है, अगर मुझे ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुए, ये देखने के लिए हम यहाँ पे एक दूसरा अरेंजमेंट यूज कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज एन आयोनाइजेशन चेंबर. उसको क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन चेंबर. इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन फैराडेज चेंबर और फैराडेज सिलेंडर. अब ये क्या करता है? यहां पे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं. ओके, सो ये आयोनाइजेशन चेंबर है. तो जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे तो इस चेंबर में, ओके, ड्यू टू द आयोनाइजेशन सम करंट प्रोड्यूस, और वो जो भी करंट वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे इसके द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है. ओके, जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा आयोनाइजेशन चेंबर में यहाँ पे, उतना ज्यादा वहां पे आयोनाइजेशन हो रहा है. इसका मतलब है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा एंटर कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है वो देखिएगा. जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन गन को स्टार्ट किया. अब इलेक्ट्रॉन गन को जैसे स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ पे आपके पास एक चॉइस है. कौन सी चॉइस है? कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो वो पोटेंशियल डिफरेंस आप डिसाइड कर सकते हो वो कितना होना चाहिए. वेदर इट इज अ 30 वोल्ट, वेदर इट इज अ 50 वोल्ट, वेदर इट इज अ 60 वोल्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा. ओके, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस द एनोड, उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, सो वो वोल्टेज आप डिसाइड कर सकते हो. वो वोल्टेज हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल V से. इस वोल्टेज को हम बोलेंगे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, और सिंपली एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड. ओके, और उसकी वैल्यू कितना से कितना वैल्यू होगा? 30 वोल्ट टू 100 वोल्ट. अब और एक यहाँ पे चीज वैरी कर सकते हैं, वो क्या? जैसे आप एक फिक्स वोल्टेज रख रहे हो, उस फिक्स वोल्टेज के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं, और वो बीम कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है? निकेल क्रिस्टल के ऊपर. जैसे वो क्रिस्टल पे इंसिडेंट होगा, उन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? स्कैटरिंग हो रहा है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जैसे स्कैटरिंग हो रहा है, ओके, तो किस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस चेंबर को, आयोनाइजेशन चेंबर को यहां से लेके इस साइड हम उसको रोटेट करेंगे. यानी जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हर एंगल पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी हमें पता चलेगी. हमें किसके बेसिस पे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफ्लेक्शन ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर और डिफ्लेक्शन ऑफ दैट करंट. ओके, वो जो भी वहां पे करंट मेजर हो रहा है उसके बेसिस पे, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एंटर कर रहे हैं. अब यहाँ पे
दूसरा जो भी पैरामीटर हम जिसको वैरी कर सकते हैं वो है एंगल ऑफ स्कैटरिंग. सो दिस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ स्कैटरिंग. इट इज रिप्रेजेंट बाय फाई. ओके, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग हम किसके रिस्पेक्ट पे मेजर कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम. तो विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट बीम किस एंगल पे वो स्कैटर्ड हो रहा है, किस एंगल पे वो स्कैटर्ड हो रहा है, वो एंगल यहाँ पे मेजर कर सकते हैं. आप इस चेंबर को जो कि एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, इस चैम्बर को आप किसी भी एंगल के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो. जब आप इसको शिफ्ट कर रहे हो उस वक्त अलग अलग एंगल के ऊपर रीडिंग लेने के लिए जब आप इसको शिफ्ट करोगे, रोटेट करोगे, उस वक्त निकेल क्रिस्टल फिक्स होगा. ये जो भी चैम्बर इलेक्ट्रॉनिक गन है ये भी फिक्स होगा. ये दोनों अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे. सिर्फ आप रोटेट किसको कर सकते हो? इस आयोनाइजेशन चैम्बर को. और जैसे जैसे आप आयोनाइजेशन चैम्बर को रोटेट कर रहे हो वैसे वैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग ये चेंज हो रहा है. ओके, अब यहाँ पे दो पैरामीटर मिल गए. एक पहला पैरामीटर जो भी मिला था हमें, इट इज नथिंग बट द वोल्टेज. सेकंड पैरामीटर है पोटेंशियल स्कैटरिंग एंगल. ये दो पैरामीटर्स हम यहाँ पे मिल रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है. जितने भी अभी तक आपने ग्राफ प्लॉट किए उससे ये थोड़ा डिफरेंट है. इसको पोलर ग्राफ कहा जाता है. ये ग्राफ कैसा है वो देख लीजिएगा. सो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा हमें. दिस इज y एक्सिस, दिस वन इज द x एक्सिस. ओके, तो ग्राफ जो भी दिख रहा है दैट ग्राफ इट इज लाइक दिस वन. ओके, इस तरीके का ग्राफ आपको यहां पे दिखेगा. वो इस तरीके का ग्राफ हमें यहां पे दिख रहा है. ओके, अब ये ग्राफ जो भी है हम किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं? ओके, तो ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम. दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. जो भी y एक्सिस है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम. सो जो भी इंसिडेंट बीम है यानी ये वाला, ओके, वो इंसिडेंट बीम का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सेकेंडली यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन अगर हम बात करते हैं, सो ओरिजिन जो भी है O, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अब किस स्कैटरिंग एंगल के ऊपर आपको कितनी इंटेंसिटी मिल रहा है वो रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ. ये कैसे? देखिए, अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट यहाँ पे मान के चलिए. ओके, सो इस पॉइंट के ऊपर मैं एक लाइन प्लॉट कर रहा हूँ. द लाइन इज लाइक दिस वन. अब इस लाइन ने कितने एंगल किया है? दिस एंगल रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ स्कैटरिंग. इट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ स्कैटरिंग. ओके, और इसका लेंथ जो भी है, दिस लेंथ गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिटी, ओके, ऑफ स्कैटरिंग. यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी देगा इसका लेंथ. अब यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझिए. ये पोलर ग्राफ है. दिस इज कॉल्ड एज एन पोलर ग्राफ. अब ये पोलर ग्राफ क्या होता है? ये पोलर ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू एंगल हम ये इसको प्लॉट कर रहे हैं. देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग की वैल्यू कम है और जैसे जैसे मैं इस साइड जा रहा हूँ तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग की वैल्यू बढ़ते जा रहा है. ओके, सो ये आपको इतना तो पता चल गया कि ये एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हम इंसिडेंट बीम मेजर कर रहे हैं. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इस पॉइंट पे ओके एंगल ऑफ स्कैटरिंग की वैल्यू एज कंपेयर टू दिस वन बढ़ जाएगा. ओके, यहाँ पे अगर देखता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ जो भी है ये लेंथ एज कंपेयर टू दिस वन ये कम है. ओके, सो यहाँ पे लेंथ ज़्यादा था फर्स्ट केस में, सेकंड केस में लेंथ कम हो गया. लेंथ कम हो गया इसका मतलब है कि उस एंगल के ऊपर, अरे जो भी सेकंड एंगल हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, सेकंड एंगल, ओके, उस एंगल फाई डैश सेकंड एंगल, तो उस एंगल पे जो भी इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए उनकी क्वांटिटी कम है. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे कि एंगल की वैल्यू कम होते जा रहा है, पहले विथ रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू कम हो रहा है वैसे वैसे लेंथ की वैल्यू बढ़ रहा है, थोड़ा सा लेंथ की वैल्यू बढ़ रहा है. यहाँ पे लेंथ हमें मैक्सिमम मिल रहा है.
ओके तो यहाँ पे मैक्सिमम इस एंगल के ऊपर मैक्सिमम स्कैटरिंग हुआ है। उसके बाद और जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू और कम कर रहे हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजेस। आयनाइजेशन जो भी हो रहा है उसकी इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजेस, यानी स्कैटरिंग जो भी हो रहा है उन स्कैटरिंग की इंटेंसिटी कम कम होते जा रही है। सो यहाँ पे एक इस टाइप का ग्राफ हमें मिल रहा है। अब ये ग्राफ कब मिलेगा? ये ग्राफ हमें मिलेगा जब एंगल जो भी होगा इट इज अराउंड 44 डिग्री, सॉरी 44, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इट इज इक्वल टू 44 वोल्ट, 44 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। उस वक्त यहाँ पे आपने पोटेंशियल को फिक्स रखा 44 वोल्ट, उस वक्त आपको इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है। और उस केस में एंगल ऑफ स्कैटरिंग अगर देखते हो आप, एंगल ऑफ स्कैटरिंग की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ स्कैटरिंग की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। इस तरीके से ओके। अगर आपने वोल्टेज की वैल्यू 44 वोल्ट से कम रखा, मान के चलिए 44 वोल्टेज से कम रखा, तो जो भी ग्राफ आपको मिलेगा दैट ग्राफ इट इज लाइक दिस वन। दैट ग्राफ अगर हम एंगल की वैल्यू, सॉरी वोल्टेज की वैल्यू, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू 44 वोल्ट से कम रखते हैं, मान के चलिए 40 लग गया, जब हम 40 वोल्ट रख रहे हैं उस वक्त ये जो भी ग्राफ दिखेगा आपको, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके तो ग्राफ सिंपल दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई हम्प नहीं है। लेकिन जैसे आप 44 वोल्ट के ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे यहाँ पे हम्प क्रिएट होना स्टार्ट होगा। ओके सो यहाँ पे हम्प क्रिएट होना स्टार्ट हो रहा है लाइक दिस वन। ये जो भी दिख रहा है आपको दिस इज कॉल्ड एन हम्प। ओके तो हम्प कब से स्टार्ट हो रहा है? आफ्टर 44 वोल्ट। अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर 44 वोल्ट के नीचे रखते हो तो ग्राफ आपको यहाँ पे हम्प नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, मान के चलिए सेकंड टाइम आपने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज रख दिया, वोल्टेज इज इक्वल टू 54 वोल्ट। ओके जैसे आप 54 वोल्ट रखोगे उस वक्त, क्योंकि ये इससे ज्यादा है, उस वक्त ये देखा गया ये जो भी हम्प है दिस हम्प गोज ऑन इंक्रीजेस। ओके हम्प गोज ऑन इंक्रीजेस, और ये जो भी एंगल है ये भी एंगल थोड़ा बढ़ेगा, और सॉरी एंगल थोड़ा कम होगा, और वो एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। तो यहां पे देखिए जब वोल्टेज की वैल्यू हम 54 वोल्ट रख रहे हैं, 54 वोल्ट रख रहे हैं, उस वक्त जो भी एंगल ऑफ स्कैटरिंग है इट बिकम 50 डिग्री। ओके 50 डिग्री। तो पहला केस क्या था? पहले केस में वोल्टेज इज इक्वल टू 44 वोल्ट और फाई कितना मिल रहा था? एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जिस एंगल के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मिल रहा था वो था इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ स्कैटरिंग 60 डिग्री। ये पहला केस था। पहले केस में ये मान के चलिए हम कुछ ऐसा देखा हमें, दिस इज द 60 डिग्री। ओके लेकिन जैसे ही आप पैरामीटर्स चेंज करोगे 54 वोल्ट और फाई की वैल्यू 50 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री, इतने एंगल के ऊपर आप जब मेजर करोगे उस वक्त आपको यहाँ पे जो भी हम दिखेगा थोड़ा हम की वैल्यू बड़ा हुआ दिखेगा और एंगल थोड़ा कम हुआ दिखेगा। पहले 60 था अब वो 50 डिग्री हो गया। बताना इतना है कि अगर आप यहाँ पे 54 वोल्ट फिक्स रखते हो, ओके एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये फिक्स रखने के बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहे हैं, अगर आप इसको रोटेट करोगे, ओके तो पहले 0 डिग्री, उसके बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, हम हर प्लेस पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सॉरी जो भी आयोनाइजेशन हो रहा है इसमें उसके रिलेटेड हम करंट मेजर कर रहे हैं, यानी उस डायरेक्शन में कितना स्कैटरिंग हो रहा है वो हम मेजर कर रहे हैं। तो 10 पे दिखा मुझे स्कैटरिंग लेकिन उसकी वैल्यू कम था, 20 पे थोड़ा वैल्यू बढ़ा, 30 पे बढ़ा, 50 पे ज़्यादा से ज़्यादा मिला, उसके बाद 60 के ऊपर और कम। इन दिस वे जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, वैसे वैसे उस डायरेक्शन में आयोनाइजेशन, सॉरी स्कैटरिंग जो भी हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कम कम होती जा रही है। यानी अगर हम बात करते हैं तो मुझे किस एंगल पे स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा दिखा? 50 डिग्री पे। ओके उस वक्त पोटेंशियल कितना था? 54 वोल्ट। ये है रिजल्ट किसके? ये डायविसन एंड जर्मस एक्सपेरिमेंट्स के। अब इनके बेसिस पे अगर आपने वोल्टेज और बढ़ाया, मान के चलिए आपने वोल्टेज और बढ़ाया 68 डिग्री यहाँ पे किया, सॉरी 68 वोल्टेज किया,
ओके 68 वोल्ट। तो जब हम 68 वोल्ट करेंगे उस वक्त यहाँ पे देखा गया ये जो हम क्रिएट हो रहा था ये हम पूरा वैनिश हो जाएगा। यानी हम कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हम स्टार्टेड फ्रॉम द 44 वोल्ट। ओके 44 वोल्ट से लेके तो 68 वोल्ट तक हमें मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम हमें किस इस पे मिल रहा है, तो आंसर है इट इज इक्वल टू 54 वोल्ट पे मैक्सिमम हम मिल रहा है। ऐसा जो कर्व दिख रहा है आपको वो मैक्सिमम मिल रहा है। ओके और उस 54 वोल्ट पे अगर हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग देखेंगे कितने एंगल ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर मैक्सिमम हम मिला है, तो आंसर है 50 डिग्री। तो ये दो वर्ड या दो क्वांटिटीज आपको याद रखना है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना था 54 वोल्ट और उस वक्त हमें मैक्सिमम यहाँ पे हम मिला है और एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना मिला है 50 डिग्री। ओके तो हम इस पेयर को याद रखेंगे। सो V की वैल्यू होगा 54 वोल्ट और फाई की वैल्यू होगा इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। इन दोनों को हमें याद रखना है। ओके तो ये था सिंपल डिस्कशन। अब यहां पे जब हम 54 वोल्ट रख रहे हैं तो मैक्सिमम स्कैटरिंग हमें कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, तो आंसर है जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना होना चाहिए 50 डिग्री, यानी इस डायरेक्शन में मैक्सिमम स्कैटरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, बाकी इस डायरेक्शन में कम है, इस डायरेक्शन में कम है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, ओके कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड और इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग और एंगल, तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। अभी हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इट इज इन बिटवीन इंटेंसिटी, ओके इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग वर्सेस फाई। तो जैसे जीरो एंगल था तो उस वक्त एंगल ऑफ स्कैटरिंग हम जीरो रख रहे हैं, तो उस वक्त इस डायरेक्शन में स्कैटर होने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्वांटिटी कम है तो इंटेंसिटी कम मिलेगा। और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, ओके 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री इन दिस वे, तो इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ रहा है, इंटेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजेस लाइक दिस वन। और एक जगह पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है और उसके बाद इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजेस लाइक दिस वन। अब ये जो भी मैक्सिमम आ रहा है ये है 50 के ऊपर, 50 डिग्री के ऊपर, ओके और यहाँ पे हम लेंगे 40 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 और 0, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70 80 90। ओके सो यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ रहा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड इन दैट डायरेक्शन गोज ऑन इंक्रीजेस। ओके मैक्सिमम कब मिला हमें, जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग की वैल्यू कितना है 50 डिग्री है। उसके बाद जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग की वैल्यू हम बढ़ा रहे वैसे वैसे इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन goes on decreases. Okay, intensity of scattered electron in that direction goes on decreases. ये है कुछ ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है किसके अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने क्या लिया था इंटेंसिटी और अलॉन्ग एक्सिस हमने क्या लिया है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। लेकिन ये जो भी ग्राफ है ये फिक्स वोल्टेज के ऊपर है। जब हमने एनोड का पोटेंशियल कितना रखा था इट इज इक्वल टू 54 वोल्ट, 54 वोल्ट। ओके अब यहाँ पे देखिए कुछ इंटरेस्टिंग आउटपुट्स यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। जैसे कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था, अकॉर्डिंग टू हिम यहाँ पे द वेवलेंथ associated with that electron it should be equals to h upon p. What is the h? It is nothing but the Planck's constant. What is the p? It is nothing but the linear momentum of that electron. Okay, अब यहाँ पे मोमेंटम को हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट इंटू v, वेर m नॉट इज नथिंग बट द रेस्ट मास, v इज नथिंग बट द वेलोसिटी। जबकि यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो भी है वो बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन की जो भी वेलोसिटी मिलेगा वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इन इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हुए थे थर्मोइलेक्ट्रिकली, उन इलेक्ट्रॉन का मास कितना था इट इज इक्वल टू m नॉट। अब उन इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सीलरेट कर रहा है, ये एनोड पोटेंशियल,
ओके, सो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा तो उसको एक वेलोसिटी मिलेगा। अगर उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिल रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगा, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ड्यू टू द एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? द आंसर है इट इज इक्वल टू हाफ m0 v स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू E into V। अब E is nothing but the charge on that electron, okay, V is nothing but the applied potential, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं वो है V। E is nothing but the charge, यहाँ पे हम पोलैरिटी को निग्लेक्ट करते हैं। सो जो भी काइनेटिक एनर्जी उसको मिल रहा है, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू E into V। ओके, अब इसके हिसाब से अगर देखते हैं, सो m0 या V स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू, ये होगा ट्वाइस E इंटू V अपॉन m0। सो V इज इक्वल्स टू, V की वैल्यू कितना होगा? इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस E V अपॉन m0। ओके, तो ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं जो मैंने यहाँ पे स्टार से रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो लैम्बडा इट इज इक्वल्स टू H अपॉन m0 इनटू V है और V की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस EV अपॉन m0। ओके, अगर ये m0 को मैं अंदर ले लेता हूं तो m0 स्क्वायर होगा, तो एक m0 कैंसिल होगा, तो जो भी बचेगा दैट इज नथिंग बट द H अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस E m0 इनटू V। Okay, so this is the final equation. Lambda is equals to H upon under root of twice E into m0 into V. What is the H? Planck's constant है. What is the V? Applied potential difference या accelerating potential electron. E is nothing but the charge on electron. अब H की वैल्यू पता है, it is equals to 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. E की वैल्यू पता है, charge on electron it is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. m0 rest mass of electron पता है, it is equals to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। सभी वैल्यूज हमें पता है, कांस्टेंट्स है। सिर्फ हम इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इसके बेसिस पे जब हम सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे H का, E का, m0 का, ओके, और सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगा दैट इज इक्वल्स टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ V इनटू एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, सो जो भी वेवलेंथ आ रहा है वो वेवलेंथ इट इज इक्वल्स टू समथिंग इन, ये किस में है? एंगस्ट्रॉम यूनिट में है। इट इज अ लेंथ, लेकिन यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट। अगर आपको मीटर में करना है तो मीटर लिखिए, 10⁻⁻10 लिखिए। ओके, फिलहाल मैं ये एंगस्ट्रॉम यूनिट रखता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो मैक्सिमम हम्प, यानी इस डायरेक्शन में मैक्सिमम, जिस डायरेक्शन में हमें मैक्सिमम स्कैटरिंग मिल रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, तो वो कितना है? दैट एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, और ये जो भी मिल रहा था हमें, ये किस वोल्टेज पे मिल रहा था? 54 वोल्ट। तो यहाँ पे हम वोल्टेज की वैल्यू अप्लाई कर देंगे 54 वोल्ट। सो व्हेन वी अप्लाई द पोटेंशियल वोल्टेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज हियर, सो लैम्बडा इट इज इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ 54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 1.66 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 1.66 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यानी वो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का जो भी वेव लेंथ होगा वो वेव लेंथ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कितना होना चाहिए? 1.66 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, ये किसके हिसाब से? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से। According to de Broglie, whenever any particle move from one place to another place with linear momentum p, then its wavelength associated with that motion, its wavelength is equals to h upon p. ओके, तो इस हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया, तो लैम्बडा की वैल्यू कितना आया? सो लैम्बडा की वैल्यू आया यहाँ पे 1.66 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो इसको आपको याद रखना है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये आपको याद रखना है। ये हमने फाइंड आउट किया है थ्योरेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस फॉर दिस डाइविशन एंड जर्मस एक्सपेरिमेंट। ओके, अब सेकंड, ये था
कुछ कैलकुलेशन हमने करके यहाँ पे रख दिए। अब सेकंड हमें बात करना है ब्रैग्स लॉ की। ओके, क्या होता है ये ब्रैग्स लॉ, वो भी देख लीजिएगा। लेट अस कंसिडर दैट व्हाट इज द ब्रैग्स लॉ। नाउ लेट अस इमेजिन दैट देयर इज वन क्रिस्टल, एक क्रिस्टल है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ लाइक दिस वन। ओके, अब जब भी आप क्रिस्टल की बात करते हैं तो देयर इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम, रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स लाइक दिस वन इनसाइड द क्रिस्टल। आप कोई भी क्रिस्टल लेंगे तो अलग अलग पैटर्न में एटम्स का वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया होता है क्रिस्टल के अंदर। एमोर्फस इज डिफरेंट वन, क्रिस्टल इज अ डिफरेंट वन। हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने इस एक्सपेरिमेंट में एक क्रिस्टल यूज किया है, निकल क्रिस्टल। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए एक क्रिस्टल में कंसिडर कर रहा हूँ, जो भी मैं अरेंजमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज अ 2 डायमेंशन। इस डायरेक्शन में मास का सॉरी एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह 3 डायमेंशन में ऐसे भी एटम्स होंगे, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे होगा। इन दिस वे एटम का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी रहेंगे जब हम 3 डायमेंशन क्रिस्टल की बात करते हैं। एक्चुअली कोई भी क्रिस्टल ही 3 डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सिर्फ यहाँ पे दिखाते वक्त ये 2 डायमेंशन दिख रहा है। अब मान के चलिए कि ऐसे क्रिस्टल के ऊपर अगर हम एक्सरेज को इंसिडेंट करते हैं, एक्सरेज को। ओके, तो जैसे मैंने एक्सरेज को इंसिडेंट किया लाइक दिस वन, ये एक्सरेज क्या हुआ, यहां से ये रिफ्लेक्ट हुआ लाइक दिस वन। सो जैसे ही एक्सरे का बीम मैं कंसिडर करता हूं अगर, तो वो बीम कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हो रहा है। ओके, और यहां से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइक दिस वन। एक्सरे का बीम इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट हुआ। ओके, कुछ रेज जो भी है वो फर्स्ट लेयर से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ रेज जो भी है वो सेकंड लेयर से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ थर्ड इससे रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ फोर्थ इससे रिफ्लेक्ट होंगे। इस तरीके से एक्सरे का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, अब यहां पे देखिए जैसे कि हम बात करते हैं कि ये जो भी एक्सरे आया फर्स्ट रे, ये फर्स्ट लेयर से रिफ्लेक्ट होके इस साइड चला गया। ओके, फर्स्ट इससे रिफ्लेक्ट हो गए। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड यहां से रिफ्लेक्ट होके इस साइड गया लाइक दिस वन। अब यहां पे जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो 2 रे में, ओके, ये जो 2 रे इंसिडेंट हो रहे थे, इंसिडेंट होने के बाद इन 2 रे में पाथ डिफरेंस कितना चेंज हुआ है, पाथ डिफरेंस कितना चेंज हुआ है। ओके, तो यहां पे जब हम बात करेंगे तो ये दोनों रे यहां तक कैसे आए थे, वो इक्वल आए थे, इक्वल डिस्टेंस कवर किया था। और ये 2 रे यहां से इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये अरेंज होता है, तो सेकंड जो रे है वो इतना पाथ ज़्यादा ट्रैवल किया है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। फर्स्ट यहाँ से आके यहाँ से चला गया, सेकंड जो भी आ रहा है वो एज कंपेयर टू दिस वन इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 2 रे में, दिस इज द फर्स्ट रे, दिस इज द सेकंड रे। ओके, जो भी 2 रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, उन दोनों रे में पाथ का डिफरेंस कितना होगा, कितना पाथ का डिफरेंस कितना होगा। अब यहां से हमें दिख रहा है कि एज कंपेयर टू द फर्स्ट रे, सेकंड रे ने ज्यादा पाथ एक्वायर किया है, ज्यादा पाथ ट्रैवल किया है। ओके, तो यहां पे कितना पाथ ज्यादा ट्रैवल किया है, तो आंसर है ये वाला। ओके, अब ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अ इंसिडेंट रे। ओके, इस प्लेन के साथ उस इंसिडेंट रे ने जो भी एंगल किया है, अगर उसको हम थीटा मानते हैं, तो एंगल ऑफ ये वाला थीटा और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस रिफ्लेक्टेड रे ने जो भी सरफेस के साथ एंगल किया है ये वाला, सो ये दोनों एंगल सेम होते हैं। दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। ओके, ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब ये एंगल अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये जो भी रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, सो इस सरफेस के साथ उसने भी एंगल कितना किया होगा, थीटा। ओके, अब यहाँ पे जो भी एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसिडर कर रहे थे, अगर मैं एक लाइन यहाँ से जोड़ दिया सभी एटम को, ओके, 3 डायमेंशन में देखिए, तो ये एक प्लेन तैयार हो चुका है 3 डायमेंशन में। उसी तरह मैं दूसरा लाइन अगर यहाँ से जोड़ देता हूँ और ऐसे 3 डायमेंशन में अगर इमेजिन करता हूँ, तो ये दूसरा प्लेन तैयार हो गया।
तो ये फर्स्ट प्लेन, दिस इज द सेकंड प्लेन। ओके, दो प्लेन के बीच में जो भी डिस्टेंस है, दो प्लेन के बीच में, दैट डिस्टेंस it is called as an interplanar distance. That distance, it is called as an interplanar distance, and that distance it is represented by d. It is represented by d. Okay, so ये d हो गया। अब देखिए, as compared to first wave, फर्स्ट रे, सेकंड रे ने कितना पाथ ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो ये आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें ये बताना एग्जैक्टली कितना हुआ है। अगर इन दो प्लेन में का डिस्टेंस अगर d है और एंगल जो भी है, ये एंगल जो भी इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू सरफेस अगर थीटा किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यू आता है जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इट इज इक्वल टू d साइन थीटा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी लेंथ है, इट शुड बी इक्वल टू d साइन थीटा, वेयर d इज नथिंग बट द इंटरप्लेनर डिस्टेंस एंड थीटा इज नथिंग बट द दिस एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द सरफेस। ओके, अगर ये d साइन थीटा है तो ये भी d साइन थीटा होगा। ओके, तो d साइन थीटा प्लस d साइन थीटा तो कितना होगा, 2d साइन थीटा। तो इतना पाथ सेकंड रे ने ज़्यादा ट्रैवल किया है एज कंपेयर टू द फर्स्ट रे, एज कंपेयर टू द फर्स्ट रे। ओके, तो इतना पाथ डिफरेंस है दोनों रे में। ओके, अब जब हम बात कर रहे हैं रेस की, तो वहाँ पे डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वगैरह होता है। ओके, अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जैसे दो रेज ओके जा रहे हैं यहाँ से, ये दो रेज में का जो भी डिस्टेंस है, दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर, वो कुछ एंगस्ट्रॉन में होंगे, बहुत ही क्लोज है। ओके, तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है वो बहुत कम होने के कारण इन दो रे में इंटरफेरेंस होगा। अब वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, ये डिपेंड होगा कि उन दो रेज में पाथ डिफरेंस कितना है। अगर पाथ डिफरेंस ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है, तो डेफिनेटली वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है तो वहां में ज्यादा इंटेंसिटी वहां पे मिलेगा। ओके, तो यहां पे देखिए इन दो रेज में जो भी इंटरफेरेंस होना चाहिए, दैट इंटरफेरेंस शुड बी कंस्ट्रक्टिव इफ एंड ओनली इफ दिस 2d साइन थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्बडा। अगर 2d साइन थीटा इट शुड बी इक्वल टू n लैम्बडा है, तभी जाके वहां पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है तो इस डायरेक्शन में मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे जनरली ये होगा ब्रैग्स लॉ का इक्वेशन। इस इक्वेशन में d इज नथिंग बट द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ओके, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, और लैम्बडा इज नथिंग बट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, n is nothing but the integer. It may be the 0 तो हो ही नहीं सकता, it may be the 1 2 3 in this way। अब थोड़ा एक फ्यूचर के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रैग्स लॉ। इसके हेल्प से एक एक्सपेरिमेंट होता है, दैट इज नथिंग बट द एक्सरे डिफ्रैक्शन, इट इज कॉल्ड द कैरेक्टराइजेशन आल्सो। तो उस एक्सरे डिफ्रैक्शन की वजह से ओके, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन करके, उसके हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डिफरेंट प्लेन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उस क्रिस्टल के अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा है एग्जैक्टली वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर हाउ द एटम्स आर अरेंज इनसाइड द क्रिस्टल, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो कंडीशन ये है कि जिस एंगल से वो इंसिडेंट हो रहा है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा, उसी एंगल पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो। और यहाँ पे पहला है ये, अगर आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो उसको तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम मिलेगा, यहाँ पे इंटेंसिटी कम मिलेगा, बाकी हर जगह पे इंटेंसिटी कम मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे और चीज, हमने जो भी प्लेन्स कंसिडर किए थे ना, वो प्लेन्स कुछ ऐसे कंसिडर किए थे, एटम्स ऐसे थे। अब हो सकता है अगर किसी को ऐसे एटम को जोड़ के ओके ये प्लेन कंसिडर करना हो, ये प्लेन कंसिडर करना हो, तो ऐसा भी प्लेन कंसिडर किया जा सकता है। वहाँ पे तो वो इमेजिनरी कंसेप्ट है, हमें सिर्फ प्लेन्स को इमेजिन करना है।
ओके ऐसा भी प्लेन्स हो सकते हैं, ऐसे प्लेन्स, ऐसे प्लेन्स। अब ऐसे केस में अगर कोई रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में आपको प्लेन दिखेंगे। लेकिन इसमें देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है, पहले प्लेन में जो भी कंसिडर करते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस हम डी कंसिडर कर रहे थे। अगर आप प्लेन ऐसे इमेजिन करोगे तो उसमें इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगा। अगर इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होता है तो डेफिनेटली एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी चेंज होगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी चेंज होगा। अगर आप किसी भी एंगल के ऊपर इंसिडेंट करते हो तो डेफिनेटली इधर स्कैटर्ड नहीं मिलेगा। एक पर्टिकुलर एंगल के आप पर्टिकुलर एंगल से आप इंसिडेंट करते हो तो ये आपको यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी उतने एंगल से इस साइड मिलेगा आपको। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताना है कि जब हम एक क्रिस्टल की स्टडी करते हैं तो उस क्रिस्टल में अलग अलग डायरेक्शन से आप प्लेन्स को इमेजिन कर सकते हो। तो अलग अलग डायरेक्शन में इंटरप्लेनर डिस्टेंस मिलेगा, और इंटरप्लेनर डिस्टेंस आपको अलग अलग मिलता है तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी अलग अलग मिलेगा। जब एक्सरे डिफ्रेक्शन किया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे पिक्स अवेलेबल होते हैं। सो हर पिक डिफरेंट प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ओके तो इससे हमें ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ये जो भी इक्वेशन मिला है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, इस इक्वेशन को हमें यहाँ पे यूज़ करना है, इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना है। कैसे, देखिए ये जो भी है इट इज़ ओनली फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरेज वगैरह, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है पार्टिकल का। ओके तो पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट यानी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हमें कुछ दिखा और उसके बेसिस पे हमने लैम्बडा फाइंड आउट किया था अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और वो वैल्यू है 1.66 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे अगर ये थ्योरी, बैक्स थ्योरी अगर वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस निकेल जो क्रिस्टल है इसके प्लेन हमें फाइंड आउट करना है, इसके प्लेन्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। उसके पहले यहाँ पे देखिए, जिस एंगल से आपने उस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट किया उतनी एंगल से वो स्कैटर्ड होना चाहिए, इतना तो पक्का है। जिस एंगल से आप इंसिडेंट करोगे अगर स्कैटरिंग होता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो ये इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा फुल इंटेंसिटी से। ओके तो उस कंडीशन को अगर देखते हैं यहाँ पे, अगर इसमें मैं अगर क्रिस्टल को जो भी प्लेन्स है, अगर प्लेन्स में ऐसे कंसिडर करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके प्लेन्स में ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, ओके जो भी एटम से इस डायरेक्शन में प्लेन इमेजिन कर रहा हूँ। अगर इस डायरेक्शन में जो भी प्लेन हम इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, इतना पोर्शन आप इमेजिन कीजिए क्रिस्टल का, तो ऐसे प्लेन से हम इमेजिन कर रहे हैं। अब उस प्लेन के ऊपर जो भी रेज इंसिडेंट हो रहा है उसने एंगल कितना किया है यहाँ पे थीटा, और एंगल कितने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, द आंसर इज दैट थीटा। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस वन, हम कंसिडर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। ओके तो यहाँ पे थीटा इतने एंगल से वो इंसिडेंट हो रहा है और थीटा इतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर पूरा सरफेस आप कंसिडर करते हो तो ये पूरा सरफेस का एंगल कितना बनेगा, ये पूरा फ्लैट है, सो ये एंगल बनेगा थीटा प्लस 5 प्लस थीटा। ओके सो और वो होने के स्ट्रेट होने के कारण ये पूरा 180 डिग्री आना चाहिए। सो उस पे अगर हम ऐसे प्लेन से इमेजिन करते हैं, मैंने इमेजिन करने को बोला है, तो क्योंकि अगर यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रहा है तो डिफ्रैक्शन जब होगा तो जितना एंगल से वो इंसिडेंट होगा उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए सो यहाँ पे उसके बेसिस पे हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 2 थीटा प्लस 5 इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके अब यहाँ पे देखिए फाई की वैल्यू तो हमें पता है, फाई की वैल्यू कितना था 50 डिग्री। सो फाई की वैल्यू 50 डिग्री, देयरफॉर 2 थीटा इट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 इट इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। सो थीटा इट इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना आया, 65 डिग्री आया। ओके जब एक्सरे डिफ्रैक्शन के हेल्प से जब इस निकेल क्रिस्टल का ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड आउट किया गया तो वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू फॉर द निकेल क्रिस्टल वो वैल्यू है 2.15 एंगस्ट्रॉम। ओके अब थीटा भी पता चल गया, और
इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो भी है वो हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन से फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी। तो ये दोनों वैल्यूज एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये दोनों वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इस इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उस वक्त क्या होगा, देखिए इक्वेशन क्या है अकॉर्डिंग टू बैक्स थ्योरी। इक्वेशन है 2d sin थीटा इट इज E इक्वल्स टू n लैम्बडा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर लेता हूं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 होगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो d की वैल्यू इट इज इक्वल टू 2.15, थीटा की वैल्यू 65 डिग्री, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.15 इंटू 10⁻⁻10, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में, इंटू साइन ऑफ 65 डिग्री इज इक्वल टू लैम्बडा। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद लैम्बडा की वैल्यू आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यानी मुझे सिर्फ इतना बताना है कि हमने वेव का कंसेप्ट यूज करके हमने लैम्बडा फाइंड आउट किया। तो लैम्बडा की वैल्यू कितना है 1.65 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस कंसीडर करके हमने उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड आउट किया, और वो वेवलेंथ भी कितना है 1.66 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यानी अगर यहाँ पे डिफ्रैक्शन होता है तो एग्जैक्टली उस डिफ्रैक्शन के लिए वेवलेंथ कितना होना चाहिए, उस वेवलेंथ होना चाहिए 1.65। उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ इतना होता है तो ही डिफ्रैक्शन उसका होगा, और डिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है उसका। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सॉरी अकॉर्डिंग टू बैग्स लॉ, उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से भी वो कितना आ रहा है 1.66 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यानी ये चीज दोनों रिजल्ट सेम हो रहे हैं। ये हम वेव का कंसेप्ट करके कंसिडर करके ही हमने ये फाइंड आउट किया डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट, और ये हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से कंसिडर किया था। तो दोनों वैल्यूज मैच हो रहे हैं। इसका मतलब है जो भी डी ब्रोगली का कहना था फिलहाल वो करेक्ट है। ओके, कि जब भी कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, इट इज एसोसिएटेड विद वन वेव, एंड दैट वेव इट इज कॉल्ड एज एन its value is equals to h upon p. What is a p? It is nothing but the momentum of that particle. ओके, तो प्रैक्टिकल वैल्यू और यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों यहाँ पे मैच हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट उस वक्त माना गया कि जो भी डाइविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था, ये कहीं ना कहीं मैच हो रहे थे। ओके, प्रैक्टिकली मैच हो रहे थे, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन दोनों को, और इन दोनों के साथ साथ जीजे थॉम्सन, इन तीनों को उन्होंने भी ऐसे ही प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट होता है। ओके, उन्होंने प्रैक्टिकली दूसरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया गया। तो उन दोनों को कंबाइनली नोबेल प्राइज दिया गया इन 1937। सो ये था एक्सपेरिमेंट, डाइविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट, जो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को। अब नेक्स्ट इसमें हमें देखना है कि एग्जैक्टली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो भी है, ओके, तो वो एक सिंगल वेव के साथ रहेगा या कुछ अलग रहेगा, क्योंकि ये जो भी वेव की बात कर रहे हैं, वेव एसोसिएटेड विद दैट डी ब्रोगली जो कंसेप्ट था कि जब भी एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है, सो दैट इज नॉट अ एक्चुअल वन, यानी वो मैथमेटिकल एक वेव है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, तो इस जो भी मीडिया है, मीडियम में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, प्रेशर का वेव क्रिएट हो चुका है। कई प्रेशर की डेंसिटी ज़्यादा है, कई प्रेशर की डेंसिटी कम है। जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसके द्वारा यहाँ पे वेव फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है, कौन सा, प्रेशर। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मूव हो रहा है एक प्लेस से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा हो रहा है, वो भी फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, लेकिन जब हम मैटर वेव की बात करते हैं तो मैटर वेव में कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। तो एग्जैक्टली उसको क्या होता है, तो वेव हम किसको बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मैथमेटिकल टर्म कैसे रहेगा। तो वो सभी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।